ये पॉलिसी किस लिए बनाई गई है? जब हमें यहाँ बैठे हुए पता लग रहा है चीज़ों के बारे में कि रिसेशन आने वाले है। पहली प्रथा में क्या होता है ना, खून की आवश्यकता होती है। ये चीज़ें आपको धीरे आप देखना, आप 1 महीने 2 महीने लगातार इन सब चीज़ों में रहेंगे ना, आपको ये सब चीज़ें अफ़ेक्ट करने लग जाएगी। तो स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। आज हम आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया और धमाकेदार पॉडकास्ट लाए हैं, जिसमें आज हम बहुत सारी चीजों के बारे में जानेंगे। हो सकता है आपने हमारे इस गेस्ट को पहले भी देखा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस पॉडकास्ट को। तो भाई विवन भाई, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि जो नेपाल में जो क्राइसिस हुआ, वो क्या यस, कनेक्ट है न्यूमरोलॉजी से? यस, देखिए, बिल्कुल कनेक्शन है। हर एक चीज़ का न्यूमरोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी से, जितनी भी ओकल्ट की चीज़ें होती है, सबसे कनेक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी होता है सब कुछ पहले से निर्धारित है, तो सबका कनेक्शन है आपस में, ठीक है? तो न्यूमरोलॉजी का हम पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें हम न्यूमरोलॉजी से कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले जो नेपाल में हुआ, वो किस तारीख को हुआ? 8 तारीख को। 8 तारीख आई, जैसे कि मैं पिछली बार भी जब भी आया था, तब भी मैंने आपको बताया था 8 तारीख का क्या सिग्निफिकेंस है। कैसे 8 तारीख उथल-पुथल लेकर आता है, हार्ड वर्क लेकर आता है, परेशानी लेकर आता है, डिफ़िकल्टीज़ लेकर आता है। वैसे 8 तारीख आई, नेपाल में हुआ। और जो साल चल रहा है, वो चल रहा है मार्स का। पहला था शनि, शनि के साथ आ गया मार्स, यानी कि 9 नंबर। 9 नंबर वहाँ से आया, और जो महीना चल रहा था वो भी 9 का था। अब देखिए 8, 9, 9 इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है, यहाँ पे ये चीज़ हुआ। और एक दूसरा, अगर हम दूसरा एस्ट्रोलॉजी का पर्सपेक्टिव देखें, वहाँ पे कहा जा रहा था कि सूर्य ग्रहण लगा है, उसकी वजह से हुआ है। एंड कई सारे ग्रहों की ऐसी पोजीशन बनी कि इस वजह से नेपाल में ऐसा हुआ। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है, जो 21 तारीख थी, उस दिन भी सूर्य ग्रहण था। वहाँ पे उस टाइम पे काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला था कि ऐसा कुछ और किसी देश में और होने वाला है, बट वो हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि और ग्रहों की पोजीशन भी देखी जाती है। ये एक लोगों का सवाल था कि इस दिन क्यों नहीं हुआ, वो मैंने यहाँ पे क्लियर करा। अब इसको अगर हम वर्ल्ड के नज़रिए से देखें कि जो दुनिया में चीज़ें चल रही है, उसके पर्सपेक्टिव से ऐसा क्यों हुआ? तो आप देखिए, भारत के आस-पास जितने भी देश हैं, सभी देशों में राजनीतिक अस्थिरता है, यानी कि पॉलिटिकल अनस्टेबल है, ठीक है? आप देखिए श्रीलंका है, उसमें हो गया, नेपाल में हो गया, बांग्लादेश में हो गया, पाकिस्तान में 2022 में हो गया, अफ़गानिस्तान में हो गया, म्यांमार में हो गया। तो धीरे-धीरे आप देखिए हर देश में ये चीज़ें होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये नंबर 9 का प्रभाव है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था 2025 चल रहा है। 2025 से आता है 9। जैसे ये साल शुरू हुआ, तभी से सारी चीज़ें होना धीरे-धीरे शुरू हो गई। और मैंने आपको पिछली बार भी बताया था 2026 आने वाला है। अभी उसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी है। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होएगी। अब जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अभी तक वो चलता आ रहा है। अभी तक चल रहा है। अभी तक चल रहा है। और देशों में युद्ध चलते आ रहे हैं। फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता हो रही है। 3 उनके प्राइम मिनिस्टर बदल गए। ये सब किस चीज़ की तरफ विचार कर रहे हैं? 2026 जो चीज़ें होने वाली है। आप देखेंगे अभी जो नेचुरल डिज़ास्टर्स थे हिमाचल में, जितने भी पहाड़ी इलाके थे, सब जगह कितने हद से ज़्यादा आए। आप देखेंगे यहाँ तक कि राजस्थान में आए, राजस्थान में फ्लड आ रहा है। ये सारी चीज़ें 2026 की तरफ इशारा कर रही है। ये सब ट्रेलर है, अभी और चीज़ें होना बाकी है। भाई जैसा आपने बताया और चीजें होना बाकी है, तो क्या क्या चीजें होना बाकी है? देखिए 2026 में मैंने आपको क्या बताया था। 2026 में ये है कि वर्ल्ड वॉर हो सकती है, ऐसा कुछ है? बिल्कुल, हो सकता है। बिल्कुल चांसेस चांसेस है, बट अब देखिए मैं आपको सिनेरियो समझाता हूँ। देखिए, अमेरिका जो है, वो इस सब चीज़ों का कारण बनेगा। कैसे कारण बनेगा? अभी एक बहुत बड़ा रिसेशन आने वाला है। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मैंने पिछली बार भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ। अब सब कहने लग रहे हैं कि अमेरिका से रिसेशन आने वाला है। मैंने आपको जब पहले पॉडकास्ट में कहा था, तब कोई इस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा था। तब मैंने आपको कहा था रिसेशन आने वाला है, बहुत तगड़ा वाला रिसेशन आने वाला है। गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, अभी और बढ़ेगा, दिसंबर तक और बढ़ेगा। मार्केट, जितने भी लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनको मैं बता देता हूँ, मार्केट गिरेगा। नवंबर दिसंबर के बाद मार्केट गिरेगा, बहुत गंदा वाला मार्केट गिरेगा। कैसे गिरेगा? अगर आप इन्वेस्टर्स जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं उनकी माने तो अमेरिका के जो स्टॉक मार्केट है उसमें एक बबल क्रिएट हुआ हुआ है। बबल क्रिएट हुआ है और वो बबल कभी ना कभी फूटेगा। वो कब फूटेगा वो न्यूमरोलॉजी से हम बता रहे हैं। वो फूटेगा दिसंबर के बाद।
नवंबर दिसंबर के बाद जैसे 2026 में एंट्री हुई, आपको देखने के लिए मिलेगा पूरी दुनिया में उथल पुथल मची रहेगी, रिसेशन अपने चरम पे होगा, महंगाई महंगाई नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, मंदी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, गोल्ड का प्राइस बढ़ जाएगा, रियल एस्टेट का भी प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, अमेरिका से कैसे आएगी? अब देखिए, जहाँ भी जिस भी देश में युद्ध चल रहा है वहाँ पे अमेरिका का हाथ है। कैसे हाथ है? और ये अमेरिका भारत के पीछे पड़ा है। अभी आप देखेंगे हाँ। हाल ही में अभी टैरिफ लगाया था वो टैरिफ अमेरिका लगाया ने, था। 25% टैरिफ लगाया, फिर 25% और लगा दिया, 50% कर दिया। क्यों करा? पहले अमेरिका तो भारत के साथ इतना अच्छे से था, क्यों? क्योंकि भारत की स्थिति अच्छी होती जा रही है, भारत अच्छा होता जा रहा है। मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में एक और चीज़ बताई थी, इंडिया का नाम भारत कर देगा ऑफिशियली। भारत और इंडिया दोनों है, इसका भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। और जो रिसेशन है वो अमेरिका से ही आएगा। क्यों? क्योंकि डॉलर वो अपने पास इकट्ठे करेगा, डॉलर छापता कौन है? अमेरिका छापता है। अब देखिए अमेरिका के ऊपर कितना कर्ज है, $39 ट्रिलियन का अमेरिका के ऊपर कर्ज है। अमेरिका के ऊपर भी कर्ज है। यस, $39 ट्रिलियन का, ये पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करेगा। बट इंडिया की अगर हम बात करें, भारत की बात करें, तो भारत की स्थिति थोड़ी सही रहेगी। और जैसे कि अभी बात करी थी हमने, टैरिफ लगाया था, तो हमारे प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी अपने स्पीच में कि मेरे को इससे पर्सनली कुछ हार्म भी हो सकता है। अब किसी भी देश के प्रधानमंत्री का ये बात कहना कि मेरे को पर्सनली हार्म हो सकता है, बहुत बड़ी बात होती है। मतलब एक तरह से जान का थ्रेट। यस, बिल्कुल, हमारे प्रधानमंत्री को जान का खतरा भी है। वैसे तो होता ही है, लेकिन एक जो होता है ना कि पूरी दुनिया पीछे लगी होती है, वो वाला हाल है। तो वो थ्रेट किससे है? कौन सी कंट्री से कि हमारे देश? अमेरिका। अमेरिका से। अमेरिका। आप देखिए भारत के आसपास जितनी भी देश है, सब में मैंने भी बताया राजनीतिक अस्थिरता आ चुकी है, भारत बचा हुआ है। पूरी दुनिया में कुछ भी हो सकता है, भारत बचा रहेगा। लेकिन अब आप ये देखिए भारत का जो विपक्ष है, देखिए मैं पॉलिटिक्स में नहीं घुसूंगा, मैं खाली न्यूमरोलॉजी और जो वर्ल्ड के न्यूमरोलॉजीज को हम कनेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ों पे बात करेंगे, पॉलिटिक्स में नहीं घुसेंगे। ठीक है, अब देखिए विपक्ष है, भारत में एक मुद्दा उठाया गया था वोट चोरी का। ठीक है, आपको सबको पता है वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया था। वो किस टाइम पे उठाया गया, आप ये देखिए उसकी टाइमिंग। क्यों? पहले जब 2019 था, 2019-20 उसमें सीए का मुद्दा उठाया गया, फिर वोट चोरी का, ईवीएम का मुद्दा उठाया गया। अभी एक रिसेंट में लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहा था बहुत। हाँ, लद्दाख में भी। आप जब इन सब चीज़ों को कनेक्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा ये सारी चीज़ें आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। भारत में जब पहली बार जब बीजेपी सरकार आई थी तब लगा था कि ऐसे तुक्के में आ गई, अगली बार नहीं आएंगे। लेकिन जब अगली बार आए और बहुमत में आए, तब वर्ल्ड का जो कहते हैं ना जियो पॉलिटिक्स था, सिनेरियो चेंज हो गया, सिनेरियो पूरा चेंज हो रहा है। अब वर्ल्ड को ये लग रहा है कि हम, अब देखिए अमेरिका की इकोनॉमी गिर रही है, चाइना के जिस स्टेज से बढ़ रही थी उससे नहीं बढ़ रही है, लेकिन भारत की दिन पर दिन बूस्ट हो रही है। पहले 6.2 IMF बता रहा था, अब 6.5 बता रहा है, 6.5% के ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। तो अब ये देखिए जब भारत बढ़ेगा, आप ये बताइए, आप और मैं मतलब नॉर्मली आप और मैं आपसे नीचे हूँ, ठीक है, आप मेरे से ऊपर हो। आप जब ये देखोगे मैं धीरे धीरे बढ़ता जा रहा हूँ, मैं आपसे ऊपर जा रहा हूँ, तो आप ये चाहोगे ना कि यार ये मेरे से ऊपर कैसे जा रहा है, क्योंकि मैं तो इससे ऊपर था पहले। हाँ, मैं इससे ऊपर था, ये कैसे जा सकता है। तो वहीं अब यहाँ पे भारत को गिराने की साजिश आप कह सकते हो, या न्यूमरोलॉजी में कह सकते हो कि ये सब चीज़ें होना पहले से ही तय है, ये चीज़ें चल रही है। ठीक है, अब भारत में पहले शाहीन बाग का मुद्दा लाया गया, यहाँ पे ये टेस्ट किया जा रहा है कि लोगों को कैसे भड़काया जा सकता है, हर कैसे तरीके के टेस्ट हो रहे हैं, वोट गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काना। ईवीएम। आप देखिए जिस देश का अपने इलेक्शन पे से भरोसा उठ गया, वो देश खत्म हो गया, वो देश आज तक, हाँ, वो देश खड़ा ही नहीं हो पाया दोबारा, वो देश दोबारा खड़ा ही नहीं हो पाया। भारत में भी यही कोशिश करी जा रही है कि डेमोक्रेसी एकदम से तबाह कर दी जाए। और जो 2026 आने वाला है वो बिल्कुल, अभी तक जो बातें होती थी वो बॉर्डर तक या ऊपर के लीडर तक सिमटी रह जाती थी, आम लोगों तक कोई बात नहीं पहुंचती थी। मतलब ये नहीं कि हमारी जान पे नहीं आता था कि यार हमें कुछ डायरेक्ट फर्क नहीं पड़ता था हमें, लेकिन अब जो चीजें होएगी ना उससे हमें डायरेक्ट फर्क पड़ेगा। पॉलिटिक्स अब हमारे घर घर में घुस चुकी है, ये सब चीजें होने वाली है। तो भाई आपने बताया रिसेशन आने वाला है, तो इससे कितना इम्पैक्ट इंडिया को पड़ेगा?
देखिए पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आने वाला है, तो हाँ। इंडिया को इम्पैक्ट तो पड़ेगा, किस पर लेवल का पड़ेगा? हाँ तो थोड़ा सा उनसे थोड़ा सा कम पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रह जाएगा। आप देखिए अभी ये जीएसटी का जो हुआ है, हाँ। ये लोगों को लग रहा है कि चुनाव की वजह से करना नहीं। जो हमारे जो ये पॉलिसीज बनती है, नेता लोग नहीं बनाते, ये आईएएस आईपीएस ऑफिसर, जो ऑफिसर्स बैठे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये बनाते हैं। ये पॉलिसी किस लिए बनाई गई है? जब हमें यहाँ बैठे हुए पता लग रहा है चीज़ों के बारे में कि रिसेशन आने वाले, सब चीज़ें होने वाली, हाँ। ये चीज़ें चल रही है, तो वहाँ पे जो इतने बड़े लेवल पे बैठे हैं, एक्सपर्ट्स, इतने एक्सपर्ट हैं, उनको भी सब चीज़ें पता होगी, जरूर पता होगी। इसीलिए जीएसटी का रिफॉर्म लाया गया, ताकि एंड अगर आप इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो आपको पढ़ेंगे, हम भी पढ़ते, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, तो हमने ये पढ़ा था कि जैसे जब कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ती है तो मनी का जो है फ्लो बढ़ता है। अब रिसेशन में क्या होता है, मनी कम, पैसा कम हो जाता है, पैसा कम हो जाता है। अब पैसा कम ना पड़े मार्केट में, इसीलिए जीएसटी की रिफॉर्म लेकर आया, ताकि लोग खर्चा करें, मार्केट में मनी फ्लो बना रहे। और अभी आप इस चीज में मैं एक और चीज कनेक्ट करना चाहूंगा, आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े जो बिलियनियर्स हैं, वो सारे कैश रिजर्व से इकट्ठा कर रहे हैं। अभी ऐसा नहीं कर रहे, 2024 से कर रहे हैं। अब देखिए वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं और हम कहाँ पे हैं। ये हर एक, मैं ये कहना चाहूँगा, हर किसी को पता होनी चाहिए सब चीज़ें। निमरोल जी नहीं, भले ही फाइनेंशियल एडवाइस समझ के आप इन सब चीज़ों को जानिए, पर पता होनी चाहिए वो सारे कैश रिजर्व से इकट्ठा कर रहे हैं। तो भाई जैसा आपने बताया इंडिया पे मतलब इम्पैक्ट पड़ा है, यस। थोड़ा पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? वो तो पूरा कंगाल हो जाएगा एक तरह से। देखिए पाकिस्तान पे तो अभी तो अमेरिका का हाथ है। अभी तो अमेरिका वो तो उसको अगर देशी भाषा में क्या पुचकार रहा है उसे, तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, मतलब हमारा कश्मीर वापस आ जाएगा। पीओके तो आ जाएगा, आप चिंता मत करिए, 2026 में पीओके आ जाएगा। 2026 से पहले, 26 में आ जाएगा पीओके। तो विवान भाई मेरा एक क्वेश्चन था यार, एक दिन ना मैं कुछ दिन पहले अपना फोन में इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर रहा था, तो फिर मेरे पास ना एक बलि की रील आई कि कैसे जानवरों की बलि दी जाती है। तो भाई उसमें बहुत सारे मतलब मिक्स कमेंट्स थे कि बलि देना सही भी है, कुछ लोग देखिए कहते हैं कि गलत बलि, भी है। तो भाई उसमें आपकी राय क्या है कि बलि देना देखिए सही भी है या गलत भी है? बलि प्रथा के बारे में ना लोगों को गलत जानकारी है, जानकारी का अभाव है। इस वजह से लोग अपने कई परसेप्शन बना लेते हैं, कई कहते हैं सही है, कई कहते हैं गलत है। आप देखेंगे पहले कहा जाता था कि सही है, फिर सोशल मीडिया का दौर आया तो जो हमारे साधु संत है वो कहते गलत है। फिर अभी दोबारा से एक दौर सा चल रहा है जिसमें कुछ तांत्रिक, सो कॉल्ड तांत्रिक्स कह रहे हैं कि सही है। तो उसके पीछे पहले हम कारण जान लेते हैं कि बलि प्रथा ये है क्या एक्चुअली में। ठीक है, तो पहले हम ये जानते हैं, देखिए बलि प्रथा में ना, देखिए दो चीज होती है, एक सात्विक, एक तामसिक चीज है। ठीक है, जो तांत्रिक है, जो शमशान में बैठ के तांत्रिक जो अघोरी क्रियाएं होती है, जो तांत्रिक क्रिया होती है, इसको कहते हैं, जो मैं कहना नहीं चाहूँगा ऐसे करके, वो नींबू वगैरह जो भी होता है, आप समझ गए होंगे व्यूअर्स, है ना। वो जो होती है, एक वो होती है और एक सात्विक होती है, जैसे नाम जप पूजा पाठ वगैरह, जो हमारे मैक्सिमम जो साउथ सन दिखता है वो जो ये करते हैं। ठीक ठीक है। अब बलि प्रथा में क्या होता है ना, खून की आवश्यकता होती है। अब जो साधु संत है वो अपनी जगह सही कह रहे हैं, और जो बलि वाले हैं वो भी अपनी जगह सही कह रहे हैं। कैसे सही कह रहे हैं इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जो हमारे साधु संत है वो सात्विक है, वो सही तरीका बता रहे हैं। वो हमें बता रहे हैं कि आप नाम जप करिए, पूजा पाठ करिए, उससे चीजों को हासिल करिए, बिल्कुल हो जाएगा। बट वो थोड़ा सा मुश्किल तरीका, उसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है। लेकिन जब मरने के बाद जो आपकी जो आत्मा है, जो देखिए हमारी आत्मा अमर है, शरीर है नश्वर, तो वो उसके बियॉन्ड चीजें सोचते हैं कि हमें आगे तकलीफ ना हो, है ना। हमें सात्विक तरीके से लाने की कोशिश करते हैं। जैसे अब आप देखिए, जैसे 19-20s की एज का कोई बच्चा होता है, एक बच्चा होता है जो अपने आगे फ्यूचर की सोचता है, एक होता है जो प्रेजेंट की सोचता है कि अभी मस्ती कर रहा था, आगे का किसने देखा है। तो ऐसे जो, हाँ, जो ऐसे हमारे साधु संत है वो आगे के सोचने की हमें बताते हैं कि आप आगे का सोचिए, अभी का क्यों देख रहे हैं, तो शरीर नश्वर है, ये तो मर जाएगा, आत्मा तो मर रहेगी, आगे का देखिए ना आप। लेकिन जो हमारे तांत्रिक जो बलि प्रथा का बोलते हैं, वो इस जीवन का बोलते हैं कि इस जीवन में उनको शक्तियां मिल जाएगी, उनको चीजें मिल जाएगी, लेकिन हाँ, लेकिन मरने के बाद जो गति होने वाली है ना, जो हालत होने वाली है, देखिए हमने देखा नहीं, हमने साधु संतों से सुना है, मैंने कुछ पढ़ा है, कुछ करोड़ पुराण में पढ़ा था, जो मरने के बाद जो गति होगी ना वो बहुत बुरी होगी। इसीलिए साधु संत मना करते हैं कि ये गलत है, और ये परसेप्शन लाया गया कि कोई भगवान कैसे बलि ले सकता है ना, ये लाया गया। वैसे अगर आपको शक्तियाँ चाहिए, कुछ वैसी चीज विधियाँ चाहिए, कुछ
उस टाइप की चीज़ें चाहिए जिसमें आपको बलि प्रथा लगेगी, उसमें आपको खून लगेगा। आप अपना खून दे सकते हो, लेकिन देते ही नहीं है, उसमें आपको कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें वो जानवर की बलि है, किसी और की। आप देखेंगे, आप अगर अकेले कहीं पे शमशान घाट में चले गए और आपके साथ आपको कोई ऐसा मिल गया ना जो बलि देता है, वो आपकी भी बलि दे देगा। आपको, आप देखेंगे आपके पीछे, मैंने मतलब लिटरली एक वीडियो देखी थी, पता नहीं वो सही थी कि झूठ थी। एक बंदे की बलि देने के लिए वो एक जो था तांत्रिक था, वो भाग रहा था। वो आपकी बलि देने को खून चाहिए। तो ये बलि प्रथा उन तक है, उन तक रखिए जो सात्विक लोग हैं, जो गृहस्थ लोग हैं, जो हम आम लोग हैं, इनको बलि प्रथा नहीं देनी चाहिए, कोई मतलब नहीं है। और एक और चीज़ है जो हमारे गांव में, मतलब हमारे ट्रेडिशन में था, कि बलि प्रथा नहीं देते, बलि नहीं करते देते थे। जो बलि के नाम पे ना खून देते थे, या तो खून अपने देते थे, या फिर जो बकरा होता है ना, उसका ना थोड़ा सा कान काट देते थे। बस उसको पालते पोसते थे, फिर उसको काटते नहीं थे। ये तो जब छोड़ दे, मुगलों, हाँ ये मैंने भी सुना है कि मतलब बकरे का कान काट के तो हाँ कहते हैं पूजा वाला बकरा, फिर वो छोड़ देते थे गाँव, हाँ, खाली इतना कान काट रखते उसको, भी नहीं थे उसके हाँ, पास। काटते नहीं थे उसको। हम्म लेकिन जब से ये मुगलों का आक्रमण हुआ, फिर ये सब चीजें आ गई, मांस वगैरह खाना, तो फिर वो जब वो खरीद के लेकर आया, तो सोचते हैं अब खरीद दिया, पैसा गया तो काट पीट के खा लेते खा हैं, ही लेते हैं। जय श्री राम बोल के खा जाते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन बलि प्रथा में खाली खून दिया जाता है, तो कान काट के दिया जाता था। बाकी ये तो चीजें लाई गई है बाद में। क्योंकि भाई आजकल इंटरनेट पे भी बहुत सारी चीजें चल रही इंटरनेट, है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो हम्म लोग ये इंटरनेट पे जो ये सब चीजें देखते हैं ना, हम्म प्लीज इस चीज को देखना बंद कर दो। ये चीजें आपको धीरे, आप देखना, आप 1 महीने 2 महीने लगातार इन सब चीजों में रहेंगे ना, आपको ये सब चीजें अफेक्ट करने लग जाएगी। आपको ऐसा लगेगा मेरे साथ कोई है, आपके साथ चीजें गलत होने लग जाएगी। उस टाइप की एनर्जीज आपको कनेक्ट करने लग जाएगी, और फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। और ऐसी चीजें ना देखे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। भाई सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक इंटरनेट पे तो करंट पिशाचनी गई है, क्योंकि हर यूट्यूब खोलते ही यस, आपको करंट पिशाचनी दिखने लग कान जाएगी। पे शाच नहीं, ये बहुत ट्रेंडिंग है कि सब कुछ बता देंगे, सब हाँ कुछ हो सब कुछ बता जाएगा। देंगे। एक ही अपने धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनको भी तो बोलते हैं उनके पास हाँ करंट उनका पिशाच नहीं है, ये करंट ऐसा पिशाचनी। कुछ है नहीं उनके पास। उनके पास नहीं है। देखिए करंट पिशाच नहीं क्या है ना, कि एक कहते भूतनी, भूतनी टाइप आप समझ लीजिए, कि वो आपके साथ रहती है, आप उसको सिद्ध करना पड़ता है आपको पहले। सिद्ध करने के लिए काफ़ी काफ़ी मुश्किल होती है, ऐसे नहीं है कि आप 2 दिन में, 2 महीने में, मतलब शुरू में आप कर लेंगे। काफ़ी उसकी मुश्किल क्रिया होती है आपको। एक केस था उसमें, वो उन्होंने सिद्ध कैसे किया था, मैं आपको बताता हूँ। हम्म धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ही बताया था, हम्म उन्होंने सिद्ध किया था। पहले वो कर रहे थे लेकिन आ नहीं रही थी, हम्म तो वो 3 दिन लड़की बन के बैठे, बिल्कुल लड़की की तरह। कौन? कोई एक उनके पास आए थे, उन्होंने नाम ठीक है। नहीं बताया था। हम्म तो तब उनके पास वो आई, और वो फिर परेशान हो गए। देखिए, इस चीज़ें ऐसी है ना, जब तक हम इसको ले ना ले, हमें अंदर से एक इच्छा होती है कि यार ये चीज़ चाहिए चाहिए चाहिए। लेकिन जब वो चीज़ आपके पास आ जाती है ना, तब आपको उसका जो नेगेटिव साइड है वो आपको पता लगता है, कि ये चीज़ मेरे लिए कितनी बुरी थी, कितनी गलत थी। जब हमारे साधु संत कह रहे थे, हमारे महात्मा जी कह रहे थे, जब हमने नहीं मानी, हम इस चीज़ में गलत घुस गए, फिर वो भटकते रहते हैं, फिर उनका कुछ हो नहीं पाता। ये चीज़ें सही नहीं है, अब तक आप सही डायरेक्शन, सही एक गाइडेंस में नहीं करे तो। जान भी जा सकती है ना। बिल्कुल जान, बिल्कुल, मतलब लोग पागल हो जाते हैं। आप सोचिए, जो मंत्र का सही डेली, जैसे मैं अगर कोई मंत्र उच्चारण कर रहा हम्म हूँ, ओम भूर्भुवः स्वः ऐसे करके, ये जो मंत्र है इसका उच्चारण कर रहा हूँ डेली, और गलत कर रहा हूँ, गलत हम्म बोल रहा हूँ, तो आप देखेंगे लोग बहरे हो जाते हैं, लोग अंधे हो जाते हैं, लोगों की आवाज चली जाती है हम्म खाली मंत्रों से। तो आप ये देखिए, आप जो क्रिया कर रहे हैं, हम्म उसका इफेक्ट कितना ज्यादा होगा। बहुत एनर्जी होगी इसमें तो। बहुत ज्यादा। लोग इस चीज को समझते नहीं, लेकिन थोड़ा इन सब चीजों से दूर रहे, ये मैं कहना चाहूंगा। वेमन मेरे को इसके बारे में बताओ, जैसे इंटरनेशनली जो अलायंस बने हुए हैं, जैसे ब्रिक्स है, नाटो है, तो ये भी कनेक्टेड है क्या न्यूमरोलॉजी से? देखिए, हम्म ये जियोपॉलिटिक्स का टॉपिक है, इसको मैं आपको बताता हूँ, हम्म सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। हम्म देखिए, ब्रिक्स जो संगठन है, ये एशिया इसकी के साउंड कैसी है ब्रिक्स की? बहुत पावरफुल साउंड है, हैं? अच्छा है, अच्छी साउंड है इसकी। हम्म एंड इस पे अभी मैंने रिसर्च नहीं करी, मैं आपको पॉलिटिकली इसका क्या, वर्ल्ड का जो नज़रिया, उसके हिसाब से मैं आपको हम्म बताता हूँ। ठीक है, जो ब्रिक्स संगठन है, हम्म और एक नाटो संगठन है, हम्म ठीक है, और एक G7 है जो इटली वगैरह उधर का है। ठीक है, जो ब्रिक्स संगठन है, ये एशिया के देशों का है, हम्म जो करीब 2000 के करीब बना था। अब इसमें इंडिया, हम्म चाइना, ब्राज़ील, रशिया। हम्म अब देखिए, जो चाइना, रशिया और इंडिया है, हाँ ये जो 3 देश है, अगर ये 3 देश मिल जाते हैं, तो वर्ल्ड का पूरा इकोनॉमिक जो कॉरिडोर था,
वो पूरा चेंज हो सकता है। अब देखिए रशिया सबसे बड़ा देश है, रशिया के पास मिलिट्री और एयरफोर्स नेवी सब कुछ, टेक्निक है, हाँ पूरे, इंफ्रा है उसके अमेरिका पास। के बाद इनफैक्ट रशिया ही आता है सेकंड टॉप पे, फिर चाइना आता है, फिर फिर भारत इंडिया। आता है। देखिए अमेरिका की जो अभी तानाशाही चल रही है, हम्म। आप देखिए एक तरफ अमेरिका और एक तरफ ये 3 नेक्स्ट पावरफुल देश हो जाए, और इन्होंने अभी अपनी करेंसी लॉन्च कर दी, ब्रिक्स ठीक है? हाँ, करी अब है, कर दी है कि करने वाले हैं? कर दी कर दिया। कि मतलब करेंसी उनकी आ गई है, ऑफिशियली उन्होंने अभी ट्रेड शुरू नहीं किया है ना? तो अब देखिए एक तरफ अमेरिका रहेगा और एक तरफ यूरोप रहेगा और दूसरी तरफ ये, और जब ये देश मिलेंगे तो ये वर्ल्ड का जो दिशा और दशा है वो तय करने की शक्ति रखेंगे। तो इसीलिए अमेरिका ये चाह रहा है कि ये जो संगठन है और ये जो देश है ये आपस में मिले ना, मिले ना। है ना? अब आप देखिए पहले एक तो अमेरिका पे इतना कर्जा है, ऊपर से ये सब मिल गए, रिसेशन आने वाला है, उनको डॉलर भी की पता वैल्यू है। भी कम हो जाएगी अगर ब्रिक्स करेंसी लॉन्च हो गई तो। डॉलर डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं होगा। उसकी धीरे धीरे डिमांड कम होती जाएगी, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तब यहाँ पे अमेरिका थोड़ा सा, आप कहेंगे बुखला सा है। अब देखिए अभी अमेरिका के एक जो डोनाल्ड ट्रम्प थे, उनके राइट हैंड का मर्डर हो गया। आप बताइए अमेरिका के राष्ट्रपति का राइट हैंड का मर्डर हो जाता है, कोई आम बात है ये? कोई आम बात नहीं। ये सब चीज़ें एक दूसरे कनेक्टेड है, जो कि मैं फिर वही कहना चाहूँगा, 2026 का इंतजार करिए। 2026 में बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। एक और चीज़ मैं आपके व्यूअर्स को कहना चाहूँगा, अगर आप अभी ये सोच रहे हैं कि किसी चीज़ में मैं इन्वेस्ट कर दूँ, अगर आपको रियल एस्टेट या गोल्ड में करना है तो बिल्कुल करिए। अगर आप शेयर मार्केट में करना चाहते हैं या फिर किसी ऐसी चीज़ में करना चाहते हो, अभी मत करिए। कैश रिजर्व्स अपने पास रखिए, कैश आपके लिए बहुत काम आएगा। भाई मेरा सवाल एक और था यार, मतलब मैंने पूछिए। बहुत लोगों से सुना है कर्मा इज अ ब्लडी बिच, कर्मा वापिस आता है। क्या भाई कर्मा सच में वापिस आता है? देखिए पहले बात तो देखिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, हम जो लोग कर्मा बोलते हैं, हम इसको कर्म भी तो बोल सकते हैं। हाँ, कर्मा हमारे क्यों शब्द बोलते हैं, हैं? हाँ, कर्मा क्यों हमारे बोलते शब्द। हैं? देखिए इंडियन भारतीयों की एक आदत है, आदत लग गई है कि कोई चीज़ हमारे यहाँ से उधर जाएगी, उधर से थप्पा लग के आएगी, फिर हम उस चीज़ को अपनाएंगे, है ना? तो ऐसे ही कर्म था, कर्म उधर गया, कर्मा बन गया। उनसे बेचारों से बोला नहीं जाता, उनकी गलती है, हम उस चीज़ को अपना रहे हैं। कर्म कहाँ गया था कर्म मतलब? वेस्ट मतलब वेस्ट वेस्ट से? वेस्ट कल्चर में। अब वो आए तो उनसे वो ऐसे बोलते कर्मा, तो हमें लगता है कि वो कर्मा बोल रहे हैं, वो कर्म बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो बोल नहीं पाते। हाँ देखिए, अब कर्म में क्या है ना, देखिए हम कुछ भी करते हैं, एक तो न्यूटन जी थे, उनकी भी थ्योरी है, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। तो हम जो चीज़ अभी कर रहे हैं ना, उस चीज़ का हमें लौट के वापस जरूर आना है। कैसे? देखिए यूनिवर्स है, ये एनर्जीज पे चलता है, हमने कुछ भी करा तो वो चीज़ हमारी तरफ से गई, अब जब हमारे पास वापस नहीं आई तो खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुई, खत्म कहीं ना नहीं हुआ, कहीं है है ना? वो। वो कहीं ना कहीं है, और वो लौट के तो जरूर आएगी। जरूर वो आएगी। आज ना है कल है, कल ना है परसों है, परसों है। परसों ना है बरसों बाद है, वो आएगी आएगी जरूर। जरूर। तो हम जो कर्म कर्म करते हैं ना, अब जैसे आप देखिए, जो आज लोग आप गाड़ियों में जल के मर जाते थे, जल के मरना सबसे बुरी जो डेथ होती है वो होती है, वो उन्हीं के साथ क्यों होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो पूरी गाड़ी में जितने लोग बैठे हैं सब चल गए, एक बंदा बचा हुआ है, बस एक बचा। जैसे प्लेन क्रैश हुआ था, प्लेन क्रैश हुआ, सब मर गए, वो हाँ। एक बचा। अब आप इसमें कहेंगे कि ये तो ऐसे होते हैं, ऐसे कैसे? कोई एक ही कैसे बच सकता है? कोई तो कारण होगा। तो हमारे कर्मा से इस पे इफेक्ट डालते हैं। अब जो एयरप्लेन क्रैश हुआ था, आप एयर इंडिया देखिए का। उसमें इतने सारे लोग थे, किसी न किसी के कुछ ऐसे कर्म होंगे, सबके कुछ ना कुछ कर्म होंगे, और उस कर्म उसके भी होंगे जब वो उस फ्लाइट में गया, लेकिन थोड़े पॉजिटिव कर्मा ज्यादा होंगे, पिछले जन्म के, क्या पता हो, या इस जन्म के कुछ हो, तो वो बच गया। चोटें उसको भी आई, हादसा उसके साथ भी हुआ, लेकिन वो बच गया। आप देखेंगे कोई कोई आज जैसे ड्राइव पे गए, ड्राइवर के साथ गए, ड्राइवर बच गया, लेकिन जो पीछे बैठा था वो मर गया, और बहुत बुरी मौत से मारा। सब ये कर्मास का इफेक्ट रहता है। जैसे आज मैंने किसी का 100 रुपये लिए, मेरे को 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अब वो 100 रुपये की वैल्यू तो 100 रुपये नहीं रही। हम सोचते हैं कि हमने 100 रुपये लिए, 100 रुपये में क्या हो जाएगा, या फिर हमने 100 रुपये लिए थे, हम 100 रुपये आज दे देते हैं, पर वो उस टाइम पे 100 रुपये लिए थे, वो आज तो नहीं रही। आप क्या, हम नहीं रहे ना। अब यूनिवर्स तो बिल्कुल बराबर करना जानता है, उसे तो नहीं पता कि हाँ भाई ये ऐसे है, उसे तो पैसों का भी नहीं पता, वो तो खाली एनर्जीज में खेलता है। उस टाइम पे 100 रुपये की इतनी वैल्यू थी, आपको 10 अनार मिल जाते थे, अब आपको 1 अनार मिल रहा है। अब जैसे मान लो उस टाइम आपको 100 रुपए की बहुत ज्यादा नीड है, वो 100 रुपए आपके लिए कितने मायने रखते होंगे? वही तो। यस,
अब वही चीज, अब आप कहते हो किसी को कि मैंने आपको 100 रुपए दिए थे, तो हम्म। बंदा कहता है भाई 100 रुपए तो दिए थे, हाँ पर उस टाइम दिए थे जिस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत थी। हाँ, वो उस चीज का इंटरेस्ट कौन लगाएगा, कौन लगाएगा? वो हम देखते नहीं है, हम्म। है ना। आप देखिए कि जो हमारे धर्म में ये कहा जाता है कि पिंडदान कहा जाता है, जो भी हम्म। होता है कि जो उनका कुछ रह गया था वो बच्चे जो परिवार हो वो चुकाए, चुका तो है, हाँ। आत्मा की शांति के लिए, ऐसा शांति कहते के हैं कि लिए आत्मा की शांति के लिए वो पिंडदान सही में होता है। होता है, हम्म। वो चीज़ें सही में होती है आत्मा की शांति के लिए, नहीं तो वो उनको फिर दोबारा आके चुकाना पड़ेगा, या फिर उनके साथ कुछ ऐसा होगा जो आत्मा के साथ भी देखो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, मैंने करुण पुराण में पढ़ा था, उसके हम्म। बारे में हम आगे बात करेंगे। हम्म। तो उनको दोबारा जन्म लेके आना पड़ेगा, चाहे वो उनके नौकर बन के आए, चाहे जो मर्जी, उनको दोबारा करना पड़ेगा। तो हमारे ऐसे संस्कार थे कि जो पिता का है, जो पिता का रह गया वो मैं चुकाऊंगा। मैं चुकाऊंगा। लेकिन आज के टाइम में वेस्टर्न कल्चर हम अपनाते जा रहे हैं, उसमें क्या है कि उनका था, उन्होंने करा था, वो चलेगा, वो खत्म। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर किसी का है तो बिल्कुल हमें देना चाहिए। 1 रुपया भी है ना, हम्म। 1 रुपया आपके कब लाख रुपए बन के निकलेगा आपको पता नहीं चलेगा। 1 रुपया आपका कब आपका एक एक्सीडेंट करवा देगा बहुत बड़ा, आपको पता नहीं चलेगा। तो अगर है ऐसा तो बिल्कुल हमें देना चाहिए, नहीं रखना चाहिए बिल्कुल किसी का भी। मैं इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ, अगर आपने किसी से 10 रुपए लिए उसको 100 रुपए दो, उसको 500 रुपए दो, हम्म। लेकिन उसका जरूर क्लियर करो, नहीं तो वो जब आप पे आएगा ना, यूनिवर्स जब लेने आएगा तो बहुत कुछ ले जाएगा। और आप देखेंगे कि हम ये सोचते, कई बार हमारा ना अचानक से नुकसान हो जाता है बिना किसी कारण के, हाँ, बिना किसी खड़े कारण, खड़े टूट गया, या तो फिर खर्चा हो जाता है बिना किसी हाँ चीज बिना के। किसी कारण के। या आप देखेंगे किसी एक पर्टिकुलर बंदे के साथ ऐसी चीज हो सकती है कि उसका बार बार खर्चे होता रहता है, होते हम्म। रहता है, और जब आप उसके बारे में जानेंगे तो आपको पता लगेगा उसने काफी से उधार भी ले रखा है। हाँ। ये चीज आप ट्राइड एंड टेस्टेड आप देखिएगा, जिसके साथ ऐसी चीज होती है ना उस पे उधार ना होता ही होता है, या किसी की मदद ले लेता, मदद करता नहीं है, ये चीज़ ज़रूर आपको मिलेगी। तो इन सब चीज़ों का भी रहता है कि हम किसी ने हमारी मदद करी तो हमने उसकी नहीं करी। अब यूनिवर्स की भाषा में तो पैसा कुछ पैसा है ही कुछ नहीं, नहीं है। उसमें तो एनर्जीज है। आपने उसकी मदद ली, उसको मदद की जरूरत पड़ी, आपने करी नहीं, उसका भी हिसाब लेगा। अब कहते हैं ना कि मैंने कभी किसी का 1 रुपया उधार नहीं लिया, मैंने उधार नहीं किसी लिया, के साथ गलत नहीं किया, तो मेरे साथ एक क्यों गलत हो रहा है? मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है। आपका या तो पिछले जन्म का है, या फिर कुछ ऐसे है कि आपने उससे लिया, आपने दिया नहीं। या तो फिर जैसे आपने बताया कि किसी की डेथ वगैरह हो जाती है, तो उसके कर्म भी हो सकते हैं ना, हाँ कि बिल्कुल, उनके बिल्कुल। कर्म आपको चुकाने पड़ रहे हैं, हाँ, हो अब सकता है। जब माता पिता की हमें हम्म। संपत्ति मिल सकती है तो उनका कर्म तो दुख भी तो कर्म मिल भी। सकते हैं। हाँ, अब देखिए एक और चीज़, जो हम्म। छोटे बच्चे होते हैं, हम्म। छोटे बच्चे 18 साल तक, 18 12 15 इस साल तक की उम्र तक बच्चों के साथ जो भी होते हैं ना, वो माता पिता के कर्मों के हिसाब से होते हैं। लड़का है तो मम्मी के कर्मों के हिसाब से होगा, बच्चों का छोटे से बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, या फिर बहुत तेजस्वी बच्चा है कि भाई पढ़ने में बहुत बहुत सही है। तेज है, एक अलग ही बच्चा है, माता पिता के कर्मों के हिसाब से। लड़का है तो मम्मी के कर्म देखे जाएंगे, पिता है तो सॉरी, लड़की है तो पिता के कर्म देखे जाएंगे। जो माँ बाप कहते हैं ना कि मेरे बेटा पढ़ता नहीं है, या मेरा बेटा ऐसा है छोटी उम्र में कि बहुत बदतमीज है ऐसे, तो उनको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, उनके कर्मों की वजह से वो ऐसा है। ये चीज़ और एक मैं जो कहना चाहता था। जैसे भाई अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया आत्मा, तो हम्म। भाई आत्मा क्या है? आत्मा को डिफाइन कैसे करोगे आप? देखिए, आप जब इस चीज़ में डेप्थ में जाएंगे तो आपको पता लगेगा, हमारे शरीर में एक प्राण होते हैं, प्राण करके एक चीज़ होती है। अब कोई मर जाता है तो क्या कहते हैं, प्राण निकलेगा उसके, प्राण निकल गया। प्राण वायु, जो ऑक्सीजन होती है, प्राण वायु। तो प्राण, पहले हमें ये समझना होगा कि प्राण क्या होते हैं। प्राण हमारी बॉडी का सबसे सूक्ष्म चीज होती है, सबसे सूक्ष्म चीज, इसको आत्मा भी कहते हैं। ठीक है, जो जिस चीज से हमारा शरीर चल रहा है, हवा में ऐसा क्या है जो हमें चला रही है, ऑक्सीजन में ऐसी क्या चीज है जिसमें प्राण है। आप देखिए, जो प्राणवान बंदा होता है, यानी कि जिसमें प्राण होते हैं, उसके साथ आप जाएंगे आपको खुद को अच्छा लगेगा। जो डिप्रेस बंदा है, जो डिप्रेशन का शिकार है, जो एंजाइटी का शिकार है, जो स्ट्रेस है, आप उसके पास बैठेंगे आपको खुद को अच्छा नहीं लगेगा, आप खुद थोड़ी देर में नेगेटिविटी फील डिप्रेशन, होएगी। हाँ गलत गलत बातें करने लगोगे, डिप्रेस बातें करने लगोगे। आपने कभी ध्यान दिया ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें प्राणों की कमी होती है। जब उसमें प्राणों की कमी हुई तो आप उसका इफेक्ट आप पे आया। तो ये सारी चीजें उससे होती है। अब आते हैं आत्मा पे। जो प्राण होते हैं वही हमारी आत्मा है। जो ऐसा कहा जाता है कि जो हृदय के एकदम सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म रूप में बिल्कुल एकदम छोटी सी पाई जाती है। ठीक है, एक बार एक शायद स्टडी भी थी, मैंने कहीं पढ़ा था कि जस्ट मरने से पहले एक बार किसी का जो वजन था वो तोला गया, और एक बार जस्ट मरने के बाद उसके वजन में ना 30 ग्राम का कुछ फर्क आया था।
अच्छा। एग्जैक्ट 30 ग्राम कुछ था ऐसे ही। तो ऐसा कहा जाता है कि 30 ग्राम की आत्मा होती है, ऐसा एक एजम्पशन है। तो जो आत्मा होती है वो हृदय में होती है, ठीक है। जब प्राण निकले तो आत्मा निकलती है। जब आत्मा निकली, आत्मा निकलने के कई द्वार होते हैं, जैसे हमारे चक्र होते हैं ना, मूलाधार, स्वादिष्ठान, सहस्रार और अनाहत शुद्धि, ये सारे जो चक्र होते हैं, जो मूलाधार से निकलेगी वो नीचे से जो जो बाथरूम वगैरह वो करके वो आत्मा वहां से निकलती है। एक होता है नाक से खून आता है जब मरता है कोई, तो यानी कि वो आत्मा यहाँ से निकली है। एक होता है आँख खुली, ऐसे आँख खुली रह जाती है, तो वो आत्मा यानी कि यहाँ से निकली है। एक होता है यहाँ से, जो हमारे साधु संत होते हैं, जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, और इतने हमारे साधु संत हैं, उनकी आत्मा यहाँ से निकलती है। कैसे? यहाँ पे होता है हमारा सहस्त्रार चक्र, जो प्राण है वो यहाँ से धीरे 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 यहाँ यहाँ से आता है और यहाँ से निकलती है। जब निकलती है तो यहाँ पे छेद हो जाता है, छेद हो जाता है। और जो आत्मा होती है वो जब निकलती है तो हमारे शरीर से निकल के शरीर नहीं चल पाता, तो वो जो 1 2 3 दिन तक वो वहीं पे रहती है, शरीर में घुसने की कोशिश करती है, उधर-उधर भटकती है, लोगों को आवाज़ देती है। आप देखेंगे कि कई सारे लोग होते हैं, वो कहते हैं कि मुझे वो दिखा, मुझे वो सपने में दिखा। वो आत्मा वो सब करती है कि वो मुझे शरीर दो वापस, आत्मा छटपटाती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, क्या ये मरने के बाद ऐसा होने वाला है, क्योंकि हमने ग्रंथों को साइड कर दिया, हमें पता नहीं है, तो उसे पता नहीं, वो घबरा जाती है कि ये सब हुआ क्या, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। अब हम जैसे हमारा शरीर ऐसी आत्मा है, तो ऐसी वो घबरा जाती है, तो वो थोड़े दिन तक भटकती है। फिर अगर आपके अच्छे कर्म है, आपके पिछले जन्म के अच्छे, पिछले जन्म नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, आपके इस जन्म के अगर अच्छे कर्म है तो आपको जो है यमराज जी आएंगे लेने, आपके बुरे कर्म है तो आपको यमदूत लेने आएंगे। अब आत्मा को भी ना जैसे पिंडदान होता है, वो 13 दिन का जो हमारा जो भी दान पानी वगैरह पिलाने का जो होता है वो करते हैं। वो क्यों करते हैं? वो आत्मा को जो है खिलाने, खाना होता है एक तरह से। अब यूनिवर्स आत्मा ऐसे तो खाना तो खाएगी नहीं, है ना, वो खाली थ्रू हाँ एनर्जीज जाती है, खाली एनर्जीज जाती है। वो उसके लिए एक खाने का जो फ्यूल का काम करता है आत्मा के लिए, कि स्वर्ग जाना है कि या नरक जाना है, जो भी जहाँ पे भी जाना है, वैकुंठ जाना है, वहां तक जाने के लिए उसको एक फ्यूल मिल जाता है। जो हम जो पिंड दान करते हैं या फिर जो खाना वगैरह खिलाते हैं, तो वो उसका फ्यूल बन जाता है, ठीक है। अगर आपके बुरे कर्म है तो आपको यमदूत लेने आएंगे, ऐसे डरावने से, ऐसे मतलब उसमें लिखा हुआ है ऐसे डरावने से होंगे, जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं ऐसे होंगे, आपको लेके जाएंगे। कहाँ तक? अगर आपके बुरा कर्म है तो मतलब पहले तो वहां लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे हम लोग, वहाँ पे आपके देखे जाएंगे बुरे कर्म, और अच्छे कर्म अच्छे है तो चलो भाई स्वर्ग चलो, वहाँ पे सुख भोगो थोड़ा, वहाँ जाके इंद्रासन लो। इस चीज के बारे में अलग बात करेंगे। तो भाई जो आपने बताया सब कुछ सच है? हाँ बिल्कुल सच है। आप देखिए, अभी तक हमारे, आप देखिए हमारे धर्म में जितनी भी चीजें बताई जाती थी, पहले से उसको मिथ मानते थे। साइंस आई, साइंस ने उनसे चीजों को प्रूव करा, तो अब कह रहे हैं कि वो चीज सही है। हमारे धर्म में कहते थे फास्टिंग से उम्र लंबी होती है, उम्र लंबी, अब वो कह रही है कि हाँ भाई फास्टिंग हमें करनी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी है, तो हमने मान लिया। ऐसी कई सारी चीजें। अब एक चीज हमारे धर्म में की जाती है कि जो वराह अवतार लिया था विष्णु जी ने, समुद्र, एक असुर ने धरती को समुद्र में छुपा दिया था। तब लोग ये कहते थे समुद्र तो धरती पे ही है, धरती को कैसे छुपा दिया? फिर अब ये साइंटिस्ट की एक रिसर्च आई कि जो हमारी जो प्लेनेट है इसके बाहर एक बहुत बड़ा ऐसा ऐसी चीज है, ऐसा समुद्र है जिसमें बहुत सारा पानी है, जिसमें हमारी जैसी अर्थ कई हजारों धरतियां समा सकती है। ऐसी रिसर्च है, मैं नहीं कह रहा, सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये आई। अब ऐसे आप इसमें अगर और पढ़ेंगे तो ये कहा जाता है कि जैसे यहाँ पे पानी का समुद्र है, ऐसे आप जैसे और लोग होते हैं वैसे आपको दूध का समुद्र मिलेगा, आपको मदिरा का मिलेगा, आपको मक्खन का मिलेगा, आपको खून का मिलेगा, वीर्य का मिलेगा, जो स्पर्म होता है उस इन सब चीजों का। तो आप अभी देखेंगे पिछले साल की बात है, मैंने भी पढ़ा था ये, एक रिसर्च आई थी कि स्पेस में कई मैट्रिक टन जो है अल्कोहल पाया गया है, अल्कोहल। अब पहले कहते थे कि यार ये कैसे हो सकता है, अब वो पाया गया, वो क्यों पाया गया है और उसका क्या कारण है? अब हमारे चीज में वो पहले लिखी हुई है, वो बात अलग है कि वो चीजें कुछ अलग तरीके से लिखी हुई है, उस चीज को हम समझ नहीं पाते, हम उसको मिथ मान लेते हैं। लेकिन अब वो वहां पे पाया गया, तो अब इसको क्या कह सकते हैं अब कि ये चीजें फिर एग्जिस्ट तो करती है जो लिखा हुआ है। जब अब तक की चीजें एग्जिस्ट कर रही है तो जो आगे लिखा है वो भी करनी चाहिए, तो वो धीरे धीरे वो भी पता लगेगा। लेकिन अब इन सब साइंस क्या है, इन सब चीजों को जान ही नहीं सकती। जहाँ साइंस खत्म होती है वहां से हमारा
जो ग्रंथ है वो शुरू सनातन का होता है, धर्म स्टार्ट होता है, वो सनातन का ज्ञान स्टार्ट होता है। वहाँ से हमारा धर्म स्टार्ट क्योंकि ये होता भी है। तो कहते हैं यार, यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है, अभी तो हमने इतना डीप थोड़ा। हाँ, हम तो खाली अभी तक अपने सोलर सिस्टम तक पूरा ही नहीं जा पाए, हाँ, और हमारे में तो जो स्टार थे वहां तक का मल्टीवर्स की डिस्टेंस थ्योरी नहीं है है वो। हमारे पास तो, हमारे हाँ, हमारे ग्रंथों में तो मल्टीवर्स की थ्योरी हाँ, है कि एक मल्टीवर्स की ब्रह्मांड थ्योरी थोड़ी है। है, बहुत ब्रह्मांड है। हाँ, बहुत ब्रह्मांड है। आजकल ऐस आप देख लो मार्वल्स की मूवी में हाँ, मल्टीवर्स का वो लाते हैं टॉपिक की, हाँ, मल्टीवर्स बिलीव करते हैं, मगर हमारे ग्रंथों में तो वो मल्टीवर्स का पहले बहुत पहले पहले से ही। जिक्र हो गया था। और ये ग्रंथ जो आज बचे हुए हैं, ये हम्म। तो जलने के बाद बचे हैं, जो बचे हुए हैं। नालंदा में जला दिया था, कई हजारों तो जल गए। हम्म। उसके बाद हमारे पास इतना ज्ञान है। और जैसे कि अभी आत्मा की बात करी थी आपने, हम्म। आत्मा का पहले टॉपिक खत्म कर लेते, फिर इस पे आएंगे, ठीक है। हम्म। तो आत्मा ने वो जाई, कई सारे रास्ते होते हैं, हम्म। नाली का होगा, हम्म। खून का होगा, हम्म। वीर्य का होगा, हम्म। और दूध का होगा, हम्म। मक्खन का होगा। इन सब रास्तों से उनको जाना पड़ता है। जैसे आपके कर्म रहेंगे वैसे आपको उतना कष्ट आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ अच्छे कर्म कर लो, वहाँ पे सुख भोगोगे। हम्म। अब जैसे आप चले गए, ऊपर तक पहुँच गए, ठीक है, पहुँच गए। अब आपको जैसे कहते हैं ना कि इंद्र है, इंद्र देवों के वो है, आसन मिलते हैं, देवता है, देव सिंहासन, हो गए। हाँ, देवों के देवता है। हम्म। तो वहाँ पे आपको वैसा ही सुख भोगने के लिए मिलेगा अगर आपके अच्छे कर्म है। जब तक आपके वो कर्म है, हम्म। तब तक आपको वो सुख भोगने के लिए मिलेगा। ऐसे वो कर्म खत्म हुए, आपको वापस नीचे भेज दिया जाएगा। अच्छा। हाँ, नीचे भेज दिया जाएगा 84 लाख योनियों में से। 84 लाख योनियाँ यानी कि जैसे इंसान है, पत्ता वो डॉग, बिल्ली, एंड जितने भी जानवर वगैरह हैं, इन सबको अलग अलग स्पीशीज है जो, वो योनियाँ। और एक और चीज़, हमारे में शुरू से कहते हुए आ रहे हैं कि 84 लाख योनियाँ होती हैं। हम्म। अब और अभी साइंटिस्टों की रिसर्च आई है, मतलब 2-3-4 साल हो गए, कि जो लिविंग बींग स्पीशीज हैं वो करीब 85 लाख के आसपास है। ये बात भी सच है, ये भी बात हमारे सच हुई। ग्रंथों में लिखे हुए। आप हम जब यज्ञ करते हैं तो उसमें एक बात कहते हैं, एको वृंदा ऐसे करके एक मंत्र शुरू होता है। तो विवान भाई, ये तो हो गया हमारा आत्मा का टॉपिक। मैंने यार बहुत सारी जगह पे पढ़ा है यार, सुना भी है, अपने दोस्तों के मुंह से भी सुना है। ये कार्मिक नंबर क्या होते हैं? देखिए, कार्मिक नंबर कुछ नहीं, ये लोग इससे काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, जो कि डरने की बात है नहीं। हम्म। देखिए, कार्मिक नंबर बेसिकली होता है कि हमने जो पिछले लाइफ में, जो पास्ट हम्म। लाइफ में जो हमारे जैसे कर्म थे ना, हम्म। कुछ अच्छे थे कुछ बुरे थे, तो उस हिसाब से हमें इस लाइफ में वो डेट ऑफ बर्थ मिलती है कि हम उस तारीख पे पैदा हुए। जैसे कार्मिक नंबर होते हैं 10, हम्म। 13, 14, 16 और 19। हम्म। ये कार्मिक नंबर है, इनको कार्मिक डेट ऑफ बर्थ माना जाता है। यानी कि पिछले जन्म के आपके कुछ ऐसे कर्म है जिसकी वजह से आपको इस लाइफ में ऐसी डेट ऑफ बर्थ मिली मिली है। है। अब सबसे पहले 10 पे आते हैं। 10 से लोग ज़्यादा डरते हैं, 10 से हम्म। और 13 से, हम्म। ठीक है। तो 10 में क्या होता है कि आपके जो पास्ट लाइफ थी उसमें आपके जो कर्मास थे वो बैलेंस थे। हम्म। जो पॉजिटिव कर्मास थे और जो नेगेटिव कर्म थे वो बैलेंस थे। जैसे 5 अच्छे तो 5 बुरे। हम्म। तो आपको इस लाइफ में मौका मिला है कि आप उनको अच्छों का जो अकाउंट है वो बढ़ा पाओ, जो आपके अच्छे कर्म है उसको आप इंक्रीज कर पाओ। इसलिए आपको ये डेट ऑफ बर्थ मिली है स्पेशली, क्योंकि आप देखेंगे 1-10 तारीख जो होती है उसका जो पर्सनैलिटी नंबर होता है वो मलांग बनता है, वो 1 बनता है। एक के पास पावर होती है लीडरशिप की, हम्म। एक के पास पावर होती है बिजनेस की, एक के पास पावर होती है मैनेजमेंट की। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं राजा, हम्म। जिसको अगर हम एक टर्म देना चाहें तो राजा। हम्म। तो राजा वाली सारी पावर होती है एक के पास, इसलिए उनको ये डेट ऑफ बर्थ मिलती है ताकि वो कुछ अच्छे कर्म करे और अपनी लाइफ को अच्छा कर सके, ठीक है। दूसरा, एक लोग डरते हैं 13 से, कि 13 मेरा कार्मिक नंबर है, क्योंकि 1 और 3 से मिलके बन रहा है 4। हम्म। 4 पर्सनैलिटी नंबर मूलांक बन रहा है 4। अब 13 में क्या होता है कि आपने पास्ट लाइफ में किसी न किसी के जो एक तरह से कहेंगे कि जो आपने कुछ ऐसा क्राइम करा है, या फिर आपने ऐसा कुछ जो करा है कि आपको, क्या भूल गया यार मैं, पावर ऑफ अब्यूज बोलना था, पता नहीं क्या। एक दूसरा होता है जिससे लोग काफ़ी डरते हैं, वो है 13 में होता है कि पावर ऑफ अब्यूज, यानी कि पास्ट लाइफ में आपने कुछ ऐसे कर्म करे थे या फिर पावर का अपना मिसयूज करा था। जैसे कि आप किसी पावर पे पहुंचे, आप जैसे बन गए प्रधानमंत्री बन गए, हम्म। आप प्रधानमंत्री बन के आप तानाशाह बन गए, किम जोन की कि तरह। हाँ, किम जोन की तरह। तो आपको इस जन्म में वो डेट ऑफ बर्थ मिली है उस चीज़ को भोगने के लिए। या तो आप उसको भोगो या फिर अच्छे कर्म करके उसको बैलेंस करके अपने चले जाओ। तो ये होता है, कार्मिक नंबर से ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं होती, बस हमें पता होना चाहिए कि उसके पीछे कंसेप्ट क्या है
वो चीज़ हमें क्यों मिली है। बस बेसिकली यही है और कुछ नहीं कार्मिक नंबर। वैन भाई 2024 में एक वर्ड था हम्म मैनिफेस्टेशन, उसका बहुत ट्रेंड में चला था, उसका मतलब क्या है? देखिए मैनिफेस्टेशन यानी कि हम्म आप कोई चीज़ सोच रहे हैं और उसको हासिल कर लेना, हम्म यही होता है मैनिफेस्टेशन। जैसे मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे को एक कार चाहिए, तो हम्म मैं ऐसे एक्ट करूँ, ऐसी चीज़ें करूँ कि वो मेरे पास है, उसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं कि मैं उस चीज़ को जी रहा हूँ और फिर कुछ टाइम बाद वो आ जाती है। बेसिकली इसमें होता है कि हमारे माइंड का पूरा गेम होता है। एक ज़्यादातर लोगों को पता है, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो तो हमें जो दिखता है, जो लॉजिकल चीज़ होती है उसको देखता है। सबकॉन्शियस माइंड इसके परे है, वो ये नहीं देखता कि ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं है, वो खाली चीज़ सोचता है, उसको हकीकत में ले आता है। जैसे अब जो हम सोते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, यानी कि अवचेतन मन। तो हम जब सोते हैं सपने में कुछ भी दिख जाता है कि हम गोली चला दी हमने, हमारे पास गोली चली गई, या हम वो कुछ भी पहाड़ से सोच गिर लेते रहे हैं। हैं, सो रहे हैं तो गिर रहे हैं। हाँ, वो हम उड़ रहे हैं, वो कुछ भी सोच लेता है, क्योंकि उसे पता नहीं कि लॉजिक क्या है और इलॉजिक क्या है। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है हम उसको ट्रिगर करते हैं, हम बार-बार भूलते हैं, हम ऐसे एक्ट करते हैं, तो वो उसमें धीरे-धीरे जाता है और वो चीज़ों को उस अस्तित्व में लेकर आता है। सबकॉन्शियस माइंड के पास पावर है कि वो अगर आप सुबह सोचो कि मेरे को मर्सिडीज़ चाहिए, तो वो रात को लाके खड़ी कर सकता है। इतनी पावर है, तो हम बस हमारा एक्टिव नहीं रहता, तो हम उसको एक्टिव करने की कोशिश करते हैं। हम ऐसे सोचते हैं, ऐसे एक्ट करते हैं कि हमारे पास वो चीज़ है और वो धीरे-धीरे हमें हासिल हो जाती है। अब इसके कई सारे तरीके होते हैं, आप बोल-बोल के, लिख-लिख के, और एक अगर आप ट्रेडिशनली जाएँगे तो जो हनुमान चालीसा है वो सबसे अच्छा तरीका है मैनिफेस्ट करने का। और भी कई सारी चीज़ होती है, मैंने मंत्र होते हैं कई सारे मैनिफेस्ट करने के, तो ये सब चीज़ होती है। एक हनुमान चालीसा का मैं आपको बता ही देता हूँ कि कैसे हनुमान चालीसा का मैन हनुमान चालीसा से आप कैसे मैनिफेस्ट कर मैनिफेस्ट सकते कर हो। सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो हनुमान चालीसा करने का एक तरीका होता है। जैसे आप नॉर्मली आप चलते, उठते, बैठते जैसे मर्ज़ी करते हो, कर सकते हो, कुछ उसका आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। नुकसान कुछ नहीं होगा, फ़ायदा भी नहीं मिलेगा कुछ। बेसिकली तो उसका एक तरीका बनाया कि इससे कि हमें फ़ायदा मिले, हमें कुछ उससे मिले, है ना? तो हनुमान चालीसा में आपको करना क्या होता है, एक जो मूर्ति आप ले सकते हो राम दरबार की, जो चित्र लगा सकते हो, राम दरबार का लगा सकते हो, या फिर हनुमान जी की मूर्ति ले सकते हो, या नहीं भी लेनी मूर्ति मत लो। एक दिया जला के, आसन लेके, सबसे पहले तो ज़रूरी होता है नहाना-धोना। उसके पीछे भी कंसेप्ट होता है उस, ठीक है? सबसे पहले आपको एक दिया जलाना है, दिया मस्ट है, दिया जलाना है, आसन लगाना है, उस पे बैठना है, एक गिलास में पानी रखना है, पानी रखना है, और फिर हनुमान चालीसा पढ़नी है, और डेली पढ़नी है, एक टाइम पे पढ़नी है। जैसे मैं सुबह अगर 5 बजे पढ़ रहा हूँ, 5 बजे नहा धो के दिया जला के आसन में बैठ के डेली वो हनुमान चालीसा पढ़नी है। अपनी जो जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे को 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए। ऐसे ये चीज़ें नहीं होती लेकिन मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ। मेरे को 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए, तो मैं वो बो लास्ट में ये बोलूँगा हनुमान चालीसा हो गई, फिर थैंक यू भगवान जी, या आपने जो ईश्वरी कुलदेवी देवता, इष्ट देव या हनुमान जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, मेरे को 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। ऐसे बोलने लग जाए नहीं, लग गई, लग गई ये बोल के फिर जो पानी है उसको आपको पी लेना है। हम गलती क्या करते हैं, हम पानी छड़ा देते हैं पेड़ में, बाहर छड़ा देते हैं, वो छड़ानी है, आपको पीना है, और डेली आपको लगातार 40 दिन तक करना है, एंड फिर आपका जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो बिल्कुल आप कर लेते हो। ये एक सिंपल और बिल्कुल एकदम सरल तरीका है मैनिफेस्टेशन का। तो भाई आपने बताया कि मैनिफेस्ट के बाद वो पानी को पी लेना चाहिए। एक और है हमारे इधर हिंदूज़ में या सनातन में, सूर्य देव को भी जल चढ़ाते हैं। हाँ, उसका सही देखिए। तरीका क्या है, जो लोग हाँ, करना देखिए, चाहते हैं या जो चाह रहे हैं? हम सूर्य को जल देखिए, जो हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं इसके पीछे भी एक कारण है और एक सही तरीका है कि कैसे चढ़ाया जाता है जल। जल चढ़ाने का एक विधि है, जैसे आप जल हम बेसिकली करते क्या, हम जल लेते हैं और ऐसे करके मुंडी नीचे करके ऐसे डाल देते हो। ऐसे करना नहीं होता, हमको करना क्या होता है, जैसे जो हम जल डाल रहे हैं, हाथ को ऊपर करके जो जल की जो धारा गिर रही है, जो पानी की धारा गिर रही है, उसमें से हमें जो लाइट आती है ना, लाइट, उसको हमें देखना चाहिए। जो हमारी आँखें उससे बहुत ज़्यादा सही होती है, और जो जो लाइट जो उसमें से निकल के आएगी पानी में से, जल की धारा में से, वो हमारे शरीर पे आनी चाहिए। इससे क्या, हमारे जो चक्रास होते हैं, जो चक्र होते हैं हमारे, वो एक्टिव होते हैं और हमारे एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। ये इसका बेसिकली कंसेप्ट है। और हाँ, एक और चीज़ इससे मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको कुछ इससे भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। कैसे भाई? देखिए, जो आप अगर डेली, जैसे मान लीजिए मैं 2 साल से सूर्य को जल चढ़ाता आ रहा हूँ एक टाइम पे, कि डेली मेरे को चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, मैं डेली चढ़ा रहा हूँ। मैं डेडिकेटेडली उस काम को कर रहा हूँ 2 साल से। अब मेरे को
अचानक से कुछ काम आया कि मेरे को कुछ चीज़ चाहिए, मेरे को कुछ मैनिफेस्ट करना है, तो मैं यूनिवर्स से ही प्रे करूँगा कि मैं डेडिकेटली 2 साल से काम करता हुआ आ रहा हूँ, 2 साल से सूर्य देव को जल चढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, बिना रुके, बिना कुछ देखे डेली कर रहा हूँ। तो उस चीज़ का मुझे रिज़ल्ट चाहिए कि मेरा जो ये काम है, ये हो जाए, या भाई ये मेरा काम हो गया उस चीज़ के बदले में, तो आपका धन्यवाद। ऐसा करके आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन जो जल चढ़ा रहे हो ना 2 सालों से, वो आपका खत्म हो जाएगा, उसका कुछ आपको फल नहीं मिलेगा फिर। वो काम हो जाएगा लेकिन आपका, इस चीज़ की गारंटी है। अगर आप उसको डेली कर रहे हो, उसके बदले में आप माँगते हो, डेफ़िनिटली मैं कह रहा हूँ आपका काम हो जाएगा। तो यार विवान भाई, थैंक यू यार, आपने आज बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत-बहुत बताई धन्यवाद। और बहुत सारी क्रूशियल जानकारी भी दी। आशा है हमारी ऑडियंस को भी ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी और बहुत सारी चीज़ें लोगों ने समझी भी होगी कि किस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं। तो भाई, जैसे आपने फर्स्ट हमारा पॉडकास्ट हुआ था, आपने उस टाइम भी हमें बहुत सारी जानकारी दी थी और इसी तरह आज भी हमें बहुत सारी जानकारी दी है। आई होप हमारी ऑडियंस को भी आप जो कहना चाहते थे या जो बताना चाहते थे, हमारी ऑडियंस को समझ में आया होगा। तो भाई, खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। बहुत-बहुत धन्यवाद। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।